आपको सैटेलाइट से आई कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर ईरान की मिसाइलों द्वारा की गई तबाही के सबूत मिले हैं। यह वही एयरबेस है जहां इजराइल की एयरफोर्स अपने F-35 लड़ाकू विमानों को तैनात रखती है और सैटेलाइट से आई तस्वीरों में इस एयरबेस पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में यह नजर आ रहा है कि इस एयरबेस के 2 हैंगर्स को कुछ नुकसान जरूर पहुंचा है और इनमें से एक हैंगर पूरी तरह टूट गया है। हालांकि रनवे पर खड़े विमानों को कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा, लेकिन यह भी संभव है कि अगर हैंगर में विमान होंगे तो हो सकता है उन्हें जरूर कोई नुकसान पहुंचा हो, जिससे रनवे के संचालन में यह भी हो सकता है कि कुछ परेशानी हुई हो। अब आप देख सकते हैं, ये हैंगर्स की तस्वीर आप देख सकते हैं और गड्ढा जो हुआ है ये ईरान ने जो मिसाइल हमला किया था ये वो गड्ढा है। अब आपको इजराइल पर ईरान के हमले की कुछ ताजा तस्वीरें दिखाते हैं जो तब ली गई हैं जब ये मिसाइलें जॉर्डन की हवाई सीमा से होकर गुजर रही थी, यानी जब ये मिसाइल जॉर्डन के ऊपर से गुजर रही थी तब ये तस्वीरें ली गई हैं। और इस वीडियो में मिसाइल्स की 2 लहरें जाती हुई आपको दिखाई देंगी। इसमें दूसरी लहर ज्यादा बड़ी है जिसमें ज्यादा संख्या में मिसाइल दिखाई दे रही हैं और इस वीडियो में जॉर्डन की मिसाइल्स भी आपको दिखाई देंगी जो ईरान की कुछ मिसाइलों को अपने एयर स्पेस में घुसने की वजह से नष्ट कर रही हैं। जॉर्डन का कहना है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं होने दे सकता। अब ये तस्वीरें देखिए जो बिल्कुल नई तस्वीरें हैं और जॉर्डन में एक व्यक्ति ने, एक फोटोग्राफर ने इन्हें कैप्चर किया है। तो इस हमले में ईरान ने फतह 2 और शाहदाब 3 जैसी मिसाइल्स का प्रयोग किया। इनमें से फतह 2 मिसाइल की कीमत है 84 लाख रुपए, एक मिसाइल की कीमत है 84 लाख रुपए, जबकि शाहदाब 3 मिसाइल की कीमत 15 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फिर से आप सुन लीजिए, एक मिसाइल की कीमत 15 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 15 से 20 करोड़ शाहदाब 3 जो है, ऐसा बताया जा रहा है 15 से 20 करोड़ रुपए उसकी कीमत है और फतह 2 की कीमत है 84 लाख रुपए के आसपास। अब जितनी मिसाइलें ईरान ने छोड़ी हैं उसके हिसाब से अगर हम एक रफ एस्टिमेट लगाएं, एक अंदाजा लगाएं, तो ईरान ने इस हमले में एक रात में लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए होंगे इन मिसाइल्स पर। यानी 200 करोड़ रुपए के आसपास की मिसाइल्स ईरान ने एक रात में इजराइल पर दाग दी। और इन मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल ने जिस डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया उस पर कितना पैसा खर्च हुआ यह भी आज आपको जानना चाहिए। इजराइल के पास इस समय जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें अलग अलग सिस्टम्स हैं। एक है आयरन डोम, दूसरा है डेविड स्लिंग और तीसरा है एरो डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम की एक मिसाइल का खर्च है लगभग 33 से 34 लाख रुपए एक मिसाइल का। डेविड स्लिंग की एक मिसाइल का खर्च है 8 करोड़ रुपए और इतने पैसे से ईरान की लगभग 10 फतह 2 मिसाइल्स तैयार हो सकती हैं। इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली एक मिसाइल की कीमत है लगभग 29 करोड़ रुपया। और आपको याद होगा इस साल अप्रैल के महीने में जब ईरान ने इजराइल पर एक और हमला किया था तब उस हमले को रोकने के लिए इजराइल ने लगभग 4,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। इस खर्च में उस ईंधन की कीमत भी शामिल है जिससे 5 से 6 घंटे तक इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों को हवा में रखा था और अपने लड़ाकू विमानों को भी उसने डिफेंस सिस्टम के साथ अटैच किया था, उनका डिफेंस सिस्टम के तौर पर प्रयोग भी किया था। इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी हिस्से से लेकर लेबनान की राजधानी बेरूत तक हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को अब निशाना बना रही है, लेकिन अभी उसने ईरान के इस मिसाइल के हमले का कोई जवाब नहीं दिया है। तो बड़ी बात यह है कि ईरान ने तो हमला कर दिया, लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं, इजराइल ने अभी तक ईरान के इस हमले का कोई जवाब नहीं दिया है। ईरान की सेना, माफ कीजिएगा, इजराइल की सेना लेबनान में तो घुसी हुई है, वो हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को ढूंढ रही है, चुन चुन कर उन्हें मार रही है, लेकिन अभी तक इजराइल ने ईरान को जवाब नहीं दिया है। और इसका मतलब यह है कि इजराइल के वॉर रूम में इस समय रणनीतियां तो बन रही होगी या बन चुकी होगी और इजराइल ये तय कर चुका होगा
कि यह जवाब कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, किस रूप में दिया जाएगा। और ईरान और इजरायल के इस तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान के राष्ट्रपति कतर पहुंच गए हैं। और कतर एक ऐसा देश है जो अमेरिका और ईरान दोनों का सहयोगी है, और कतर इस वक्त इजरायल के खिलाफ और ईरान के पूरी तरह से समर्थन में है। कतर से ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल को यह चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो उसे फिर से बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि लेबनान के हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से लगभग 100 नवजात शिशुओं का नाम नसरल्लाह रखा गया है। और वहां के मीडिया के अनुसार यह कदम नसरल्लाह के सम्मान में उठाया गया है। वो लोग नसरल्लाह को शहीद मान रहे हैं, और यही वजह है कि कई देश इस तरह के आतंकवादियों के शव को सौंपने से हमेशा बचते हैं। जब भी किसी बड़े आतंकवादी को मारा जाता है तो अमेरिका जैसे जो देश हैं वो कभी भी आतंकवादी का जो शव है उसे उसके परिवार को नहीं सौंपते, और पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। आपको याद होगा उसामा बिन लादेन का अंतिम संस्कार भी ऐसे ही अमेरिका ने उसकी हत्या करने के बाद बिना लोकेशन की जानकारी दिए उन्होंने समुद्र में उसको डाल दिया था। क्योंकि जब आतंकवादियों के शव सौंप दिए जाते हैं परिवार को तो फिर उसका एक जुलूस निकाला जाता है और लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं, जैसे कि नसरल्लाह के मामले में हो रहा है। अब वहां के लोग नसरल्लाह के नाम पर अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं। हम आपको पाकिस्तान लेकर चलते हैं और आपको यह बताएंगे कि भारत का भगोड़ा जाकिर नायक आजकल पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में जाकिर नायक को जबरदस्त स्वागत मिला है, रेड कार्पेट वेलकम मिला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जाकिर नायक से मुलाकात की है, और पाकिस्तान कैसे भारत के हर मोस्ट वांटेड आतंकवादी को, हर मोस्ट वांटेड व्यक्ति को, हर भगोड़े को कितनी इज्जत से अपने यहां खास मेहमान बनाकर मिलता है, आज देखने वाली बात यह है। और जाकिर नायक पाकिस्तान में हैं, इसलिए अब आपको दिखाएंगे कि भारत के मोस्ट वांटेड और कट्टर इस्लामिक उपदेश देने वाले जाकिर नायक को पाकिस्तान में रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा है। जाकिर नायक पाकिस्तान में लगभग 1 महीने तक एक खास मेहमान बन के रहेगा। वो पाकिस्तान की संसद में भी जाएगा, वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिल रहा है। शहबाज शरीफ ने जाकिर नायक से मिलकर जाकिर नायक की खूब जमकर तारीफ की है। पहले आप ये जरा वीडियो देखिए और सोचिए कि पाकिस्तान में कैसे उसे खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाकिर नायक से मिल रहे हैं। आज हरियाणा में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, लेकिन राजनीति में कहते हैं कुछ भी संभव है, और उसकी एक तस्वीर हरियाणा की सियासत में आज देखने को मिली है। आपको एक ही दिन की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आज के दिन की 2 तस्वीरें। दोनों ही तस्वीरों में आपको सिरसा के पूर्व सांसद अशोक तंवर दिख रहे हैं। पहली तस्वीर में वो जींद में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसके करीब 2.5 घंटे के बाद वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कांग्रेस के मंच पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में अशोक तंवर ने आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हुड्डा से ही नाराज होकर अशोक तंवर बीजेपी में गए थे, लेकिन आज मंच पर वो उन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आए। आपको यहां यह भी बताएं कि अशोक तंवर इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ही बड़ी नेता कुमारी शैलजा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। यानी कांग्रेस में हुड्डा और शैलजा को लेकर खींचतान की खबरें लगातार जो चल रही हैं, उसमें अब अशोक तंवर की इस अंदाज में एंट्री भी बड़ी दिलचस्प है, जो यह भी बताती है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। आज दिन में अशोक तंवर बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, और बीजेपी का प्रचार करते करते वो कांग्रेस के मंच पर पहुंच गए। कांग्रेस के मंच पर वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी ने उनका स्वागत किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर खड़े हैं, और देखिए राजनीति के एक ही दिन में 2 रंग। अब अशोक तंवर को आप देख लें, पिछले 5 वर्षों में 4 पार्टियों से होते हुए अब वो एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये
5 साल में अशोक तंवर का राजनीतिक सफर है। 2019 में अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन की, यानी ममता बनर्जी की पार्टी में गए। उसके बाद आम आदमी पार्टी में चले गए, फिर वहां से होते हुए बीजेपी में आ गए और अब फिर से वो कांग्रेस में चले गए। तो देखिए कैसे ये जो चक्र है अशोक तंवर का, ये पूरा हुआ है। और हमारे देश में नेताओं ने एक लाइन बहुत अच्छी बनाकर रखी है, जो हम भी आपको बताते रहते हैं कि राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ये सब नेता कहते हैं और ये कहकर वो अपने लिए सारे रास्ते खोल लेते हैं। आजकल आप जब भी अपने घर से बाहर खाना ऑर्डर करते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो अक्सर ये खाना काले रंग के प्लास्टिक के डिब्बों में आपके घर में आता है, जिसे कई बार आप अपने घर में ही रख लेते हैं, अपनी रसोई में रख लेते हैं और फिर रसोई में इस्तेमाल करते चले जाते हैं। अब नई स्टडी में पता चला है कि इस ब्लैक प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से आपको कैंसर हो सकता है। मैं पहले आपको वो डब्बे दिखा देता हूं। आज पूरी की पूरी ब्लैक प्लास्टिक की रसोई में आपके पास लेके आया हूं। मैं इन डब्बों की बात कर रहा हूं। देखिए यहां से आप देख लीजिए, इस डब्बे में जब आप कई बार खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट से, तो इस डब्बे में वो खाना आता है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपके घर में भी आता होगा। इसी प्रकार से ऐसा डब्बा आपके यहां आता होगा जब आप बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, जो पैक होकर बाहर से खाना आता है किसी भी होटल से या रेस्टोरेंट से, तो इस तरह के डब्बे में आता है। ये प्लास्टिक, इसको ब्लैक प्लास्टिक बोलते हैं। फिर देखिए आप, एक और मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इस तरह के थाली में भी आपके पास कभी ना कभी खाना आया होगा। ये ब्लैक प्लास्टिक की एक थाली है, इसमें खाना पैक होकर आता है। छोटे डब्बों की अगर आप बात करेंगे तो ऐसे डब्बों में भी हो सकता है आपके घर में खाना पैक होकर कभी न कभी आया होगा। क्या आपने देख लिया? ब्लैक प्लास्टिक के कुछ दूसरे बर्तन भी आते हैं जो रसोई में इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये बर्तन है। इन्हें भी लोग इस्तेमाल करने के बाद रख लेते हैं। ये चम्मच देखिए, ये प्लास्टिक की चम्मच भी आपके साथ, आपके लिए मैं आज लेकर आया हूं और ये बिल्कुल हमारे शो के थीम के साथ मैच कर रहा है, ब्लैक। और ये देखिए, इस तरह के बर्तन भी ब्लैक प्लास्टिक में आते हैं। देख रहे हैं आप? और मुझे यकीन है कि आपकी रसोई में भी इनमें से कुछ बर्तन जरूर होंगे। हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो खाना ऑर्डर करते हैं, इस ब्लैक प्लास्टिक के बर्तन में खाना आता है, उसके बाद वो इन बर्तनों को अपने घर में ही रख लेते हैं और फिर रसोई में उन्हें काम में आगे भी लेते रहते हैं। अब रेस्टोरेंट्स में और दुकानों में खाना और दूसरे खाद्य पदार्थ पैक करने के लिए इस ब्लैक प्लास्टिक से बने कंटेनर्स और डिब्बों का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में आजकल हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत से लोग इस्तेमाल के बाद इन डब्बों को फेंकते नहीं हैं और इन्हें धोकर बार बार अपने घर की रसोई में इस्तेमाल करते रहते हैं और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये डिब्बे बहुत सस्ते होते हैं, बहुत सुविधाजनक होते हैं, जिसमें आसानी से खाने को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आपको घर में किसी और को, किसी के घर में कुछ खाना पहुंचाना है तो बहुत सारे लोग इसी को रिसाइकल करके इसी में खाना भर के दे देते हैं। इसीलिए अब इन ब्लैक प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और ये ब्लैक प्लास्टिक सिर्फ रेस्टोरेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आम लोगों की रसोई तक पहुंच चुका है और शायद आपकी रसोई में भी स्टील और लकड़ी के बर्तनों की जगह अब ब्लैक प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल हो रहे होंगे।